My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। लास्ट टाइम हमने न्यूरोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी में ये पढ़ा था कि किस तरह से हम न्यूरो की असेसमेंट करते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम रिकॉल करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने उसमें देखे थे। सबसे पहला पॉइंट तो हमने उसमें ये देखा था कि उसमें आपने देखना है सिम्टम्स के बेसिस पे कि वेदर द कंडीशन इन्वॉल्व्स नर्वस सिस्टम और नॉट। फिर उसके बाद सेकंड पे आपने देखा एनाटॉमिकल लोकलाइजेशन। थर्ड पे आपने उसका कोर्स ऑफ सिम्टम्स को देखा था। फोर्थ पे आप उसका डायग्नोसिस बनाएंगे। फिफ्थ आपके पास प्रोग्नोसिस आ जाएगा, डायग्नोसिस ऑन बेसिस ऑफ डीडी या डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑर्डर एप्रोप्रिएट लैब टेस्ट और न्यूरो इमेजिंग टेस्ट। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है एटियोलॉजिक या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे असेसमेंट हमने किस तरह से न्यूरो के पेशेंट की करनी है। फिर उसके बाद हमने इसके अलावा कुछ पॉइंट्स देखे थे न्यूरो असेसमेंट में। उसमें आपके पास आ जाते हैं कि आपने सबसे पहले तो असेसमेंट में क्या क्या देखना है। हायर मेंटल फंक्शन देखना है पेशेंट का, जिसमें आप जीसीएस स्केल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ सिम्टम्स पूछने हैं कि पेशेंट किन सिम्टम्स की हिस्ट्री के साथ आया है, जिसमें आपके पास वर्टाइगो आ सकता है, डिजीनेस आ सकता है सिम्टम। उसके अलावा आपके पास फेंटनेस है, सिंकपी है। सिंकपी का मतलब है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, अब अगर सिंकपी आपके पास आ रहे सिम्टम, तो आपने उसको रूल आउट करना है कि सिंकपी जो सिम्टम है वो वेदर सीवीएस कॉज की वजह से है, अंडरलाइंग कॉज उसका कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या न्यूरोलॉजिकल कॉज है। हायर मेंटल फंक्शन में अगर आप देखें, सबसे पहले आपने उसकी अपीयरेंस या आप कह लें फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं, उसका बिहेवियर नोट करेंगे आप। उसके बाद आप उसमें देखेंगे डिलूजन्स, इल्यूजन या हेलुसिनेशन की हिस्ट्री तो नहीं है। फॉल्स परसेप्शंस या बिलीव्स जो होते हैं, या किसी चीज़ की फॉल्स इमेज बना लेना, या ये इमेजिन करते रहना कि उनके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि रियल में नहीं हैं। फिर उसके बाद आप उसमें ओरिएंटेशन या कॉग्निशन चेक करेंगे। ओरिएंटेशन में आप पर्सन, प्लेस और टाइम के हवाले से उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनसे डेट पूछ सकते हैं कि आज क्या डेट है, क्या डे है। कॉग्निशन। उसके बाद आप इसमें देखेंगे मेमोरी। उसमें आप शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी देख सकते हैं। कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे। देन आप इसमें जनरल इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल आप देख सकते हैं। और एंड में आपके पास आ जाता है स्पीच। देन हमने इसमें बात की थी कि अपीयरेंस और बिहेवियर में आप सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच और मूड देख सकते हैं। ओरिएंटेशन और कॉग्निशन में वही मैंने आपको बताया, पर्सन, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे। कॉन्शियसनेस लेवल में आपके पास कुछ आ जाते हैं पॉइंट्स। कॉन्शियसनेस लेवल में आपके पास, या आप कह लें लेवल्स हैं। उसमें अलर्ट, आप मतलब उसको क्या डिफ़ाइन करेंगे। अगर वो ओरिएंटेड है विद द पर्सन, प्लेस और टाइम,
या अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के बारे में फुली अवेयर है तो आप उसको अलर्ट में कंसिडर करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है लेथार्जी। ये माइल्ड ड्राउजीनेस की कंडीशन को कहते हैं ऑब्टुंडेड। ऑब्टुंडेड जो है वो लेस देन अलर्ट कंडीशन को कहते हैं। और फिर आ जाती है स्टूपर। स्टूपर कंडीशन जो है वो आपकी स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस। और लास्ट में आपके पास आ जाती है कोमा। कोमा डीप स्लीप को भी आप कहते हैं कंडीशन को। उसके बाद अगर हम इसमें देखें कॉन्शियसनेस लेवल के बाद मेमोरी आ गई, उसमें आप लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी देखेंगे। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी का हम बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जनरेट होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी हिप्पोकैम्पस से। मेमोरी में आपके पास आ जाती है इमीडिएट मेमोरी जिसको रिकॉल मेमोरी भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो रिसेंट मेमोरी आप उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर पेशेंट की मेमोरी जो है अफेक्टेड है तो उस कंडीशन को आप कह सकते हैं एमनीजिया। एमनीजिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें आपके पास दो तरह की आ जाती हैं एमनीजिया में, एक होती है एंटीरोग्रेड एमनीजिया और एक है आपके पास रिट्रोग्रेड एमनीजिया। अब एंटीरोग्रेड जो एमनीजिया है उसमें ये होता है कि एमनीजिया का इवेंट जैसे ही कोई इंजरी हुई, लॉस ऑफ मेमोरी या लॉस ऑफ पार्शियल मेमोरी हो गई, उसके बाद क्या होगा, इस इंजरी की हिस्ट्री के बाद जो है ना उसकी ब्रेन इस तरह से उसका इफ़ेक्ट होता है कि वो अपनी नई मेमोरीज़ क्रिएट नहीं कर पाता, तो अपना रीसेंट पास्ट जो है उसको वो याद नहीं रहता। और रिट्रोग्रेड एमनीजिया जो है जो बिल्कुल इवेंट से पहले जो हैं वो मेमोरीज़ होंगी वो उसकी रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें आप टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं उसकी मेमोरी को, आप उसमें 3 ऑब्जेक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं। ये जनरल सा एक टेस्ट है। इसमें बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने उसको 3 ऑब्जेक्ट्स देने हैं पेशेंट को कोई से भी, और आपने उसको कहना है आप उसको 3 ऑब्जेक्ट्स दें और 1 मिनट बाद आप उससे तीनों ऑब्जेक्ट्स ले लें और 3 मिनट बाद एग्जैक्टली 3 मिनट बाद आपने उससे कहना है कि आपको वो बताए कि वो कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स थे जो आपने उसको दिए थे 3 मिनट पहले। तो अगर वो प्रॉपर्ली बता देगा तो इसका मतलब उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड नहीं है, और अगर वो नहीं बता पाता तो इसका मतलब उसकी मेमोरी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर जजमेंट उसको पूछेंगे कि जजमेंट में आप इस तरह से कर सकते हैं कि उसको कोई लेटर दे दें जो किसी और के नाम पे लेटर हो, या कोई भी आप उसको चीज़ ऐसी दे दें, कार्ड दे दें जिसके ऊपर किसी और का नाम हो, एटीएम कार्ड पकड़ा दें जो किसी और के नाम पे बना हो, तो आप उससे कहें कि देखें कि वो आगे से उस कार्ड का या लेटर का क्या करता है। अगर तो वो नाम पढ़ के तो वो आपको वापस कर देता है कि ये मेरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ओके है। और अगर क्या कहते हैं उसने आपको वापस नहीं किया और उसने अपने पास रख लिया अपनी चीज़ समझकर, तो इसका मतलब है कि उसका न्यूरो में मसला, ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इमोशनल इनकंटिनेंस आ सकती है, लाफिंग विदाउट मिर्थ। अच्छा, जो न्यूरो के पेशेंट्स हैं उनमें आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं कि एक तो क्राइंग विदाउट टीयर्स वाली कंडीशन हो सकती है, और उसके बाद इनवॉलेंट्री इमोशनल एक्सप्रेशंस डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें जो है उसको अपने इमोशंस पे कोई जो है होल्ड नहीं रह पाएगा, वो कैपेबल नहीं होगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। और उसके बाद आपको हेड ट्रॉमा में आपको कुछ बायलेटरल कॉर्टिकल स्पाइनल डैमेज जो है बायलेटरल दोनों स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, और उसके अलावा इसमें हेड ट्रॉमा की कंडीशंस में जो है आपको ये सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। फिर आ जाती हैं विजुअल प्रेक्सिस। इसमें विजुअल का मतलब है कि ब्रेन की एबिलिटी टू सी, ऑब्ज़र्व सराउंडिंग में क्या हो रहा है और उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है अपनी डेली लाइफ में, तो उसको आप विजुअल कहते हैं। और प्रेक्सिस का मतलब है कि उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद ब्रेन जो है वो किस तरह से प्लानिंग करके उस एक्टिविटी को कैरी आउट करता है, तो इसको आप या क्या मूवमेंट परफॉर्म करता है, तो उसको कहते हैं विजुअल प्रेक्सिस। इसमें रूल होता है सी, अंडरस्टैंड, रिमेंबर
एंड मूवमेंट। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें 4 पार्ट कमांड, जो लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था। इसमें आप ये कहेंगे कि उसको 4 पार्ट कमांड टेस्ट करवाएंगे और उसको कहेंगे कि अपना लेफ़्ट हैंड जो है वो स्ट्रेच आउट करे, उसके बाद अपने राइट ईयर को टच करे, अपनी आइज़ क्लोज करे और टंग जो है वो बाहर की तरफ निकाले। तो अगर ये वो परफॉर्म नहीं कर पाता चारों की चारों एक्टिविटीज़, तो इसमें कोई भी एक्टिविटी वो गलत कर देता है, तो इसका मतलब है कि न्यूरो की कोई प्रॉब्लम अंडरलाइन चल रही है। फिर एक फेस हैंड टेस्ट है। फेस हैंड टेस्ट में आप क्या करेंगे, सिंपल पेशेंट को थेरेपिस्ट जो है फेस पे कहीं भी टच करेगा और टच करने के बाद पूछेगा वेयर डिड आई टच यू, तो वो अगर उसको मतलब न्यूरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ठीक आपको बता देगा ऑन माई फेस या ऑन माई चीक, मतलब प्रॉपरली डिफाइन करेगा ऑन माई चीक, ऑन माई आईज़। तो अगर वो आपको न्यूरो की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सिंपली आपको कह देगा ऑन माई फेस, ये नहीं बता पाएगा कौन से एरिया में आपने उसको टच किया। फिर उसके बाद लैंग्वेज और स्पीच में आ जाते हैं। लैंग्वेज और स्पीच आप चेक करेंगे, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है एफेजिया, फिर है एप्रेक्सिया, देन आपके पास है डिसलेक्सिया एंड लास्ट इज डिस्ग्राफिया। अब जो एप्रेक्सिया है एफेजिया जो है वो आपके पास होती है डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग लैंग्वेज, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन आप कह लें अंडरस्टैंडिंग जो है उसको, उसमें प्रॉब्लम आती है। एप्रेक्सिया जो है उसमें आपको डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डिसलेक्सिया डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और उसके बाद डिस्ग्राफिया जो है डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ये आपने उससे कोई भी आप बुक आगे रख दें कि ये एक जो है पैराग्राफ आप रीड करके दिखाएं, तो उससे आपको इंडिकेट हो सकता है कि उसको कोई ना कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद आप उससे मतलब कोई सेंटेंस बोल के तो उसको कह सकते हैं कि रिपीट करे। अगर वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होगा, कोई लैंग्वेज का इशू चल रहा होगा, तो वो आपको प्रॉपर्ली रिपीट नहीं कर पाएगा सेंटेंस, उसमें कोई ना कोई वो गलती करेगा। उसके बाद आप उसको राइटिंग के लिए एक पैराग्राफ दे दें कि ये देख के आपने मतलब कॉपी करना है पैराग्राफ, तो उसमें अगर प्रॉब्लम उसको आती है तो न्यूरो का कोई अंडरलाइन कॉज चल रहा है और स्पीकिंग में जो है प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आपके पास 2 तरह की डिसऑर्डर्स होते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, जिनको आप कहते हैं ब्रोकाज एफेजिया और दूसरा आपके पास आया है वर्निक्स एफेजिया। जो ब्रोकाज एफेजिया है उसमें ये होता है कि आपकी जो है पेशेंट जो आता है आपके पास वो थॉट्स को अपनी वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसकी स्पीच अफेक्ट होती है। और इसमें जो है सिंपल ये एक तो मोटर या एक्सप्रेसिव भी इसको कह सकते हैं, मोटर एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, कि मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी इमोशंस को या थॉट्स को वर्ड्स या सेंटेंसेस में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, और उसकी स्पीच जो है वो लिमिट हो जाती है टू यस और नो। इसमें वर्निक्स में क्या होता है कि ये आपकी सेंसरी या रिसेप्टर एफेजिया भी इसको कहते हैं, और इसमें ये होता है कि इसमें आपको फ्लुएंट स्पीच मिलती है पेशेंट में, लेकिन मीनिंगलेस सेंटेंसेस वो बोलेगा। जैसे अगर आप उसको एक बुक दे दें और कहें कि मतलब बुक लेके उससे बाद में छुपा दें कहीं और आप उससे पूछें वेयर इज़ द बुक, तो वो उसको पिक करने के बजाय वो मे बी आपको कहे वेयर इज़ द कवर ऑफ द बुक या वेयर इज़ द पेपर ऑफ द बुक, तो उसको प्रॉपरली बोलना नहीं आएगा, मीनिंगलेस बातें करेगा। उसके बाद आपके पास है ग्लोबल एफेजिया, थर्ड वन इज़ ग्लोबल एफेजिया, जो कम्बिनेशन है मोटर और सेंसरी का। और इसमें ये होता है कि नॉन फ्लुएंट स्पीच मिलेगी और पुअर कॉम्प्रिहेंशन उसमें होगा और रेपिटिटिव मतलब सेंटेंसेस उसके स्पीच में आपको मिलेंगे। देन आप आ जाएं डिसआर्थरिया, एक कंडीशन होती है। डिसआर्थरिया क्या है, इसमें लॉस ऑफ आर्टिकुलेशन या फोनेशन, साउंड प्रोडक्शन ड्यू टू मसल वीकनेस और लॉस ऑफ ब्रेथ कंट्रोल, डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन। इसमें 3 तरह की स्पीचेस हो सकती हैं, एक होती है स्कैनिंग स्पीच, एक होती है स्लरिंग स्पीच और एक है स्टैमरिंग।
स्कैनिंग, स्लरिंग एंड थर्ड वन इज स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का आपने कॉमनली नेम सुना होगा कि लास्ट वर्ड सेंटेंस का जो है वो बार बार रिपीट करना किसी का, तो वो स्टैमरिंग में आ जाता है। और स्लरिंग स्पीच में होगा इम्प्रिसाइज सी स्लर्ड सी स्पीच होगी, जैसे असेसमेंट है वर्ड एक, तो वो उसको इस तरह से बोलेगा एजेसमेंट, मतलब उसको ब्रोक करके और स्लर सी स्पीच में बोलेगा, उसके वर्ड्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। और स्कैनिंग स्पीच में स्लो स्पीच होती है, उसमें वो वर्ड को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरा करेगा वर्ड को, जैसे असेसमेंट, इस तरह जैसे बच्चे बोलते हैं। जब बच्चे अपना स्पीच वगैरह उनकी इतनी प्रॉपर नहीं डेवलप हुई होती। फिर उसके बाद इसमें 2 पोस्चर्स आ सकते हैं, उसमें डेकरबेट पोस्चर है और डीकॉर्टिकेट पोस्चर है। डेकरबेट पोस्चर में सिंपल आप पेशेंट को सुपाइन में लिटाएंगे, उसके आर्म जो हैं वो एडक्टेड होने चाहिए और उसकी रिस्ट और जो है फिंगर जो हैं वो फ्लेक्स्ड होनी चाहिए और एक्सटेंडेड आर्म एक्सटेंडेड होना चाहिए, और साथ जो है रिस्ट आपका फोर आर्म जो है वो प्रोनेशन में होना चाहिए, और जो लेग्स हैं वो भी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, एडक्टेड, एक्सटेंडेड, स्टिफली एक्सटेंडेड, और साथ आपका फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में होना चाहिए। तो ये आपका डीकॉर्टिकेट पोस्चर होता है। और जो ये डेकरबेट पोस्चर होता है। जो डीकॉर्टिकेट पोस्चर है उसमें क्या करते हैं, आर्म्स एडक्टेड, इंटरनली रोटेटेड, फ्लेक्स्ड ऑन चेस्ट, और ये आपकी जो है प्रोनेशन में होगा फोर आर्म, इस तरह से पोजीशन होती है। और जो लेग्स की बात अगर हम करें तो उसमें आपके पास एडक्टेड, इंटरनली रोटेटेड होती हैं लेग्स, और साथ प्लांटर फ्लेक्शन मिलती है। तो ये हो गई हमारी न्यूरो असेसमेंट। अब हम न्यूरो रिहैब की बात करते हैं कि न्यूरो रिहैब क्या होता है। सो व्हाट इज़ न्यूरो रिहेबिलिटेशन, मतलब कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ आपके पास पेशेंट आ जाए तो नर्वस सिस्टम की इंजरी के साथ, तो उसको कंपेंसेट या रीस्टोर कैसे करना है टुवर्ड्स नॉर्मल, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या थेरेपीज़ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसमें वो सारे जो है ब्रॉडर जो फील्ड आ जाती है या ब्रॉडर एरियाज इसमें आ जाते हैं, वो न्यूरो रिहेबिलिटेशन है। फिर उसके बाद नीड ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन, उसमें नीड ऑफ न्यूरो रिहैब में सबसे पहले तो हमें पेशेंट को फोकस करना है और उनकी फैमिलीज़ को किस तरह से किसी न्यूरो की कंडीशन की वजह से या अपने पेशेंट की वजह से उनकी लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो रही है डेली लाइफ, तो उनको फोकस करके उनकी फैमिलीज़ की कैपेबिलिटीज़ देखनी है कि वो उनमें इतना पोटेंशियल है भी या नहीं है कि वो उसको इंडिपेंडेंट करने में या थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जो है वो हेल्प करेंगे या सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। उनका लाइफस्टाइल किस तरह से उनको आपने अडेप्ट करवाना है, जो मतलब जो कंपेंसेशन तो नहीं आप मतलब अगर रीस्टोर नहीं हो सकती तो उसकी कंपेंसेशन कैसे करनी है, उसने अपने लाइफस्टाइल में इंडिपेंडेंट कैसे होना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं न्यूरो रिहेबिलिटेशन शुड बी होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब कि उसमें फोकस आपने करना है फिजिकल नीड्स पे, कॉग्निटिव पे, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल नीड्स पे। उसके बाद पेशेंट फोकस्ड आ जाता है। पेशेंट फोकस मतलब कि आपने जो भी ट्रीटमेंट प्लान बनाना है उसमें पेशेंट की नीड्स को आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। उसके बाद है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में ये आ जाता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स बनाएंगे जिसमें आपके पास टीम मेंबर्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें फिजिकल थेरेपिस्ट आ जाएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाएगा, आपका साइकोलॉजिस्ट आ सकता है और आपका न्यूरो सर्जन आ सकता है या न्यूरो फिजिशियन आ सकता है। ये सारे मिलके टीम वर्क में काम करेंगे। फिर पार्टिसिपेटरी, इसमें पार्टिसिपेटरी क्यों होना ज़रूरी है कि जब तक अगर पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया तो उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली उसको सपोर्ट किस तरह से कर रही है, और आपने फैमिली की काउंसलिंग करके उनको बताना है कि आप पेशेंट को सपोर्ट करेंगे तो ही वो मोटिवेट होगा और ट्रीटमेंट अपना बेहतर तरीके से करवा सकेगा। फिर स्पेयरिंग, स्पेयरिंग में ये होता है कि आपने मैक्सिमाइज़ करना है उसकी इंडिपेंडेंस को,
कि मतलब आपने जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई किया है उसको किस तरह से आपने अपने हर काम के लिए इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो किसी दूसरे पे अपने किसी काम के लिए डिपेंडेंट ना रह सके। लाइफ लॉन्ग होना चाहिए कि मतलब कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है तो जब वो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दे कि अब उसको लग रहा है कि वो ठीक होना शुरू हो गया, अपने सारे काम वो खुद ही इंडिपेंडेंटली कर रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये ना हो कि दोबारा से जो है वो सिम्टम्स उसमें ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करने के बाद आना शुरू हो जाएँ। उसके बाद रिजॉल्विंग होना चाहिए कि मतलब उसकी पेशेंट्स की जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप प्रॉब्लम लिस्ट बना लें, उसके अकॉर्डिंगली वन बाय वन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते जाएं। कम्युनिटी फोकस मतलब डिसेबल्ड पर्सन के लिए किस तरह से उसने कम्युनिटी में मूव करना है, क्या क्या मोबिलिटी एड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिटी में मूव कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपने फोकस करनी है। कंडीशंस कौन कौन सी न्यूरो रिहैब में आप कॉमनली ट्रीट कर सकते हैं, उसमें स्ट्रोक आ जाता है, सेरिब्रल पाल्सी आ जाता है, पार्किंसंस आ जाता है, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम और न्यूरोपैथीज आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन। टाइप्स ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन में आपके पास सबसे पहले आ जाती है फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी जो है मेनली आपका उसमें बैलेंस ट्रेनिंग में हेल्प करता है, गेट एनालिसिस में हेल्प करता है, और ट्रांसफ़र ट्रेनिंग मतलब बेड टू चेयर ट्रांसफ़र या बेड टू स्टैंडिंग किस तरह, लाइन टू स्टैंडिंग किस तरह करनी है, स्टैंडिंग टू या लाइन टू सिटिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग, ये सारे ट्रांसफर्स उसने कैसे करने हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को इम्प्रूव करवाने में हेल्प करती है, जिसमें होम मैनेजमेंट प्लान्स आ जाते हैं, अटेंशन प्रोसेसिंग और एग्जेक्टिव फंक्शंस आ जाते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग और ट्रेनिंग। उसके अलावा यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आपके पास उन्होंने कुछ कॉमन बताई हैं थेरेपीज़, जिसमें आ जाती है आपके पास वर्चुअल रियलिटी स्टिमुलेशन। जब आप लोग किसी भी प्ले एरिया में जाते हैं, आपने शायद कभी 3D आपने कोई भी मूवी या गेम वगैरह वर्चुअल रियलिटी स्टिमुलेशन में की हो, जिसमें आपको 3D ग्लासेस मिलती हैं और आप एक सीट पे बैठे होते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि वो जो सीन आपकी आंखों के सामने चल रहा है वो आप असल में वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह की गेमिंग या वर्चुअल रियलिटी सीन्स को उन्होंने इनकॉर्पोरेट करके थेरेपी में, तो ये न्यूरो के पेशेंट्स में रिकवरी की तरफ लेकर आया। उसके बाद आपके पास आ जाती है मल्टीपर्पज़ व्हील चेयर्स। उसमें आपके पास ऑटोमेटेड व्हील चेयर्स आ जाती हैं, जिससे ये होता है कि पेशेंट को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, पेशेंट खुद ही बटन दबाकर व्हील चेयर इधर उधर आसानी से मूव कर सकता है। और मल्टीपर्पज़ व्हील चेयर के अलावा चिन कंट्रोल्ड पावर व्हील चेयर आती है, जिसमें ये करते हैं कि रूफ ऑफ माउथ में एक सर्जरी करके तो वो डेंटल पीस एक अटैच कर देते हैं, और चिन जो है उसकी वो व्हील चेयर इस तरह की डिज़ाइन हुई होती है कि यहाँ पे आपके एक पार्ट आता है और चिन उसकी वहाँ पे सेट हो जाती है, और वो क्या होता है कि वो अपनी चिन से जो है व्हील चेयर को मूव कर सकता है। उसके बाद है स्टेयर क्लाइंबिंग व्हील चेयर। कुछ आजकल इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि व्हील चेयर जो हैं उसमें मतलब एक इंक्लाइन सी ऐसे वो खुल जाएगी बटन दबाने पे, और वो इजीली जो है वहाँ पे स्टेयर्स से उतर सकता है पेशेंट खुद ब खुद, या ऊपर चढ़ सकता है। तो ये था न्यूरो रिहेबिलिटेशन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे थेरीज ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।